फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ए कॉज फॉर कंसर्न। अभी हो क्या रहा है कि जो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को छोड़ दो, जितने ही फॉर्मल हैं, फॉर्मल समझते हो ना, फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जहाँ पे अच्छा खासा सैलरी होना चाहिए, जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर है। बताओ वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम कहें कि भाई एक तो ऐसे भी नॉर्मली भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स बढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो फॉर्मल सेक्टर में भी, फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तुमको कॉन्ट्रैक्ट लेबर दिख रहा है। तो ये बहुत ही बुरा स्थिति है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक का, लेबर फोर्स का। समझ गए ना? वो डेटा हम लोग समझने जा रहे हैं जी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखोगे विद्यार्थी लोग विद डेटा कि जो अभी लेटेस्ट जो सर्वे आया है, लेटेस्ट रिपोर्ट आया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2001 और 2 से यदि 2022 और 23 कंपेयर करेंगे हम लोग, और जब हम कंपेयर करेंगे वही 20-22 साल का आंकड़ा जब कंपेयर करेंगे तो हमें ये साफ साफ पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्चुअलेशन बढ़ा है। समझे? और इसको आंकड़ा के साथ समझते हैं हम लोग कि 2001 और 2 में बच्चे लोग 2001 और 2 के जो फाइनेंशियल ईयर में लगभग कह सकते हो 60 लाख, लगभग 60 लाख वर्कफोर्स थे, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि इतने कर्मचारी लोग काम करते थे फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैं इनफॉर्मल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्मल का बात कर रहा हूँ, जहाँ जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे पेड लीव, अलाउंसेस, जहाँ पे ट्रेड यूनियन, इस टाइप का सब चीज़ होता है। समझे ना? तो लगभग 60 लाख लोग कर्मचारी थे, एब्सोल्यूट नंबर में बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट, जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल भी होंगे और कुछ तुम्हारा वो भी होंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वाले भी वर्कर होंगे, फॉर्मल वर्कर भी होंगे। तो लगभग 60 लाख थे, 5.96 मिलियन का मतलब लगभग 60 लाख। वो बढ़ के बच्चे लोग लगभग 146 लाख हो गया, कह सकते हो 1.46 करोड़ हो गया है। तो लगभग डबल हुआ है। हाँ, यदि 60 को डबल करोगे तो 120, तो देख सकते हो यहाँ पे लगभग तुम्हारा 146 से तो डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो ठीक है, एक तरफ हमें सुनने में अच्छा लग रहा है कि जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्कफोर्स है वो बढ़ा है, लगभग डबल से भी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा है। बट वरी वाला चीज़ क्या है, कंसर्न क्या है? यहाँ पे नीचे देखोगे, थर्ड में देखोगे बच्चों लोग, ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर समझते हो ना तुम लोग, मैं भी थोड़ी देर में डेफिनेशन समझाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का शेयर देखो 22% से एक ही बार 41% गया, ये भी डबल बढ़ा है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का मतलब क्या होता है? रेगुलर वर्कर से अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। हाँ, हायर एंड फायर, इसके ऊपर वो लेबर लॉस नहीं लगता है, कभी भी इसको हायर कर सकते हो, कभी भी इसको फायर कर सकते हो, कभी भी इसको कंपनी में काम करवाया जा सकता है, कभी भी इसको निकाला जा सकता है। इसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो उसका राइट्स है काम करने का, वो राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट होता है। और लेबर लॉस कंट्री में होना चाहिए, कंट्री को आगे चलाना है। जैसे मैं यदि सोशलिज्म के फिलोसॉफी से बात करूं तो ऑब्वियसली लेबर वर्सेस कैपिटलिस्ट क्लास के वजह से ही तो ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाला प्रिंसिपल वर्ल्ड को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट है। जितना कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बढ़ेगा उतना ही शोषण होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी आप वर्कर को हायर कर सकते हो, कभी भी फायर कर सकते हो, तो फिर उसका राइट्स का क्या होगा? उसको फिर यदि मान लो किसी दिन वो लीव लेता है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको अलाउंसेस नहीं मिलेगा, उसको इंश्योरेंस का सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारा फैसिलिटी नहीं मिलेगा जो कि नॉर्मल रेगुलर वर्कर्स को मिलता है। समझ पा रहे हो ना? तो देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का मतलब होता है कि बच्चे लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, वो क्या करता है, उसके साथ ही उसका कम्युनिकेशन रहता है। जैसे देखो, एक कंपनी, कंपनी का मालिक एम्प्लॉयर हो गया, जो कर्मचारी को, एम्प्लॉयज़ को रोजगार देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। तो एम्प्लॉयर रोजगार देगा एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयमेंट देगा एम्प्लॉयज़ को। तो ये तो हो गया एक कंपनी का, एक फार्म का हो गया। मगर जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? अपने साथ बहुत सारे लेबर को लेके आएगा, फिर मालिक से बात करेगा, बोलेगा कि मेरे पास इतने वर्कर्स है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में रख लो। इससे क्या होगा? थर्ड पार्टी भी बहुत कमाता है, वो मिडल मैन है एक तरह से। तो अब देखो, मैं कुछ आंकड़ा, रिसेंट टाइम का जो आंकड़ा है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखो बच्चे लोग, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, रिसेंट ईयर्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। अभी लगभग 50 से 55% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है।
और दूसरी बात है कि जो रेगुलर वेज वाले जो वर्कर्स वो घटा है, कैजुअल वर्कर्स का भी जो रेशियो वो भी घटा है। एट द सेम टाइम ये समझ में नहीं आ रहा है इकोनॉमिक्स लोग को कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स डिपेंडेंट जो वर्कफोर्स है वो भी 3% से बढ़ा है। जब फर्स्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था 2017 और 18 में, तो उस समय 43% वर्कफोर्स डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर में। बट जो रिसेंट रिपोर्ट आया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, वो कहता है कि 43 से 46% हो गया, तो 3% और बढ़ा है। और हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हिडन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें, नहीं सॉरी हिडन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है कि देखने में आपको लगेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट, बट वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि केवल बात यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर में भी वर्कफोर्स का कोई अच्छा स्थिति नहीं है, समझ गए। और यहाँ पे स्पेशली इस एडिटोरियम में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बात कर रहे हैं। और हमने रिसेंट टाइम में ये भी पढ़ा कि जो सिंगल जो सोर्स है जो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स को इंगेज करता है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, बट अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने उसको ओवरटेक कर लिया। दिस ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न, समझ पा रहे हो। देखो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का मतलब क्या है कि आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय फार्म्स, फार्म्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं करते कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को, बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर्ड होते हैं और वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर लोग कर रहा होता है, और कॉन्ट्रैक्टर का बीच में पैसा भी बचता है इससे। बात समझ गए ना, ये स्थिति है। यानी कि कहने का मतलब 20-22 साल में बच्चे लोग, हाँ मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डबल हुए हैं, 20 से लेकर 40% हुआ है। ये अपने आप में एक अलार्मिंग है, ये कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इतना बढ़ क्यों रहा है, क्या रीज़न है। तो रीज़न देखो कि हमेशा कंपनीज को, फार्म्स को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि कभी भी हायर कर सकता है, कभी भी फायर कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा रिजिड एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉस नहीं लगता है। और देखो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी का जो सरकार है, उन्होंने 4 लेबर कोड लाया था, बट अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। यदि ये ठीक से 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट हो जाता तो शायद आज ये दुर्दशा नहीं होता, आज इतना कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स का हायर नहीं होता। तो एक रीज़न क्या है कि फार्म्स को, कंपनी को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, समझे ना। और वो जो रिजिड जो लॉज है, जो लेबर लॉज है, क्योंकि देखो तुम यदि रेगुलर वर्कर को यदि शामिल करोगे अपने कंपनी में, तो उसको तुमको बहुत कुछ देना पड़ेगा ना, उसको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, उसको अनपेड लीव देना पड़ेगा, बहुत सारा चीज, पेड लीव देना पड़ेगा, बहुत सारा उसको मिलता है फैसिलिटी। बट जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है वो कुछ नहीं मिलता, वो कभी भी हायर कर सकते, कभी भी हायर कर सकते हो, कभी भी फायर कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया देखो। और इस तरह का जो डिसीजन है कि अधिक से अधिक जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाला जा रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है क्या कि एक तो जो भी मार्केट रिजिडिटी है, जानते हो, लेबर लॉस को लेके, और दूसरी बात है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप इन द वेजेस। यदि रेगुलर वर्कर को लाएगा तो वेज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, दूसरी बात है वेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब देखो रेगुलर वर्कर के साथ क्या है कि उसका वॉइस कलेक्टिव वॉइस है, वो ट्रेड यूनियन के फॉर्म में, जानते हो ना, बड़े बड़े कंपनी सब में ट्रेड यूनियन भी रहता है। यदि किसी भी वर्कर के साथ बुरा हुआ तो ट्रेड यूनियन आएगा खड़ा होकर, ट्रेड यूनियन का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम रहता है, वो आके विरोध करेगा कैपिटलिस्ट क्लास से कि भाई हमारे लेबर के साथ ये अन्याय क्यों हुआ। मगर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के साथ ऐसा कोई ट्रेड यूनियन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए उसका जो वॉइस है वो दब जाता है, पता ही नहीं चलता है। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं। तो एक तो देखो यहाँ पे आर्बिट्रेज है, वेज का आर्बिट्रेज है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का जो वेज होगा वो बहुत ही कम होगा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर वर्कर्स। हाँ, इसलिए देखो, तो इसलिए ये लोग, फार्म्स लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने कंपनी में लाते हैं। एक तो देखो बार्गेनिंग पावर नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि उन लोगों के पास ट्रेड यूनियन नहीं होगा, और दूसरी बात है कि वेज डिमांड ऑफ अनऑर्गेनाइज रेगुलर वर्कर्स, यानी कि हर कोई बैठा हुआ है काम करने के लिए। क्योंकि जानते हो इंडिया में सरप्लस लेबर है, जैसे बांग्लादेश में है, तो इंडिया में भी सरप्लस लेबर है। अरे भाई कम में भी दोगे तो काम करने के लिए तैयार, क्योंकि जो उसके पास रोजगार ही नहीं है दूसरा, ये भी एक समस्या, क्योंकि एग्रीकल्चर से उठेगा तो डायरेक्ट आएगा यहीं पे, ये भी एक समस्या। दूसरा देखो
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव द प्रोटेक्शन एज रेगुलर वर्कर। सही बात है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पास वो व्यवस्था नहीं है जो रेगुलर वर्कर के पास जो व्यवस्था है। जैसे एग्जांपल देखो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वो सेम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलता है जो रेगुलर वर्कर्स को मिलता है। जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है इन लोग को, बेचारे लोग को, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को। ना ही इंश्योरेंस का सिक्योरिटी मिलता है, ना ही पेड लीव मिलता है। होता ना किसी दिन एब्सेंट कर दिए तो कोई बात नहीं है, पैसा मिलेगा। बट बेचारा यदि कॉन्ट्रैक्ट लेबर यदि किसी दिन एब्सेंट कर दिया तो उसको पैसा नहीं मिलने जा रहा है। बात समझे ना? तो इसलिए इन लोग का जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है बहुत ही वोलेटाइल है, कभी भी इसको हायर फायर किया जा सकता। और मर्सी में बेचारे लोग यदि फायर कर दिया जाए तो फिर घर कैसे चलेगा ये लोग का? इसलिए इन लोग का जो पोजीशन है, उन लोग का स्टेटस बहुत ही प्रिकेरियस है, बहुत ही बुरा, बहुत ही बहुत ही दयनीय है। हाँ, एक तो देखो उसके पास कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो रिप्रेजेंट करे इन लोग को, समझे ना? कोई नहीं है कि जो कलेक्टिव एक्शन लेके इन लोग के हक में बात करे। इसलिए देखो, फेमस इकोनॉमिक्स अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था ये चीज़ कि फ्रीक्वेंट डिसरप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, फार्म्स आर नॉट ओनली हायरिंग मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। केवल ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ही ज़्यादा नहीं ला रहे हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत चालाकी से फार्म्स लोग क्या करते हैं। फार्म्स ना पहले अपना क्या कर रहे हैं, और अपने जो प्लांट है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग जगह प्लांट लगा रहे हैं अपना। और उसमें जो वर्कर्स, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो वर्कर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वाला जो लेबर है, उसको कम कम रख रहे हैं। हायर तो बहुत कर रहे हैं। जैसे एक कंपनी एक्स लेट से, कंपनी एक्स क्या कर रहा है, पहले तो अपने प्लांट को स्प्रेड कर रहा है। एक गुड़गांव में है, एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है, अपना पूरी तरीके से फैला लिया। तो एक जगह पे देखोगे तो कुछ कम संख्या में है, उधर भी कम संख्या में, उधर भी कम संख्या में। कम संख्या रखा है इसलिए क्या, ताकि बार्गेनिंग पावर और उठ के नहीं आ जाए। ऐसे मान लो कि एक जगह पे 100 आदमी काम कर रहा है, 100 आदमी में यदि तुम 60 आदमी घुसा दिया कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, तो फिर मामला दूसरा हो जाएगा। इसलिए बहुत चालाकी से ये लोग क्या करता है, एज पर अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि प्लांट सब स्ट्रैटेजी ये रखता है कि अपना प्लांट को फैला लो, अपना प्लांट को स्प्रेड कर दो, और अधिक से अधिक जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है उसको भी स्प्रेड कर दो अलग अलग जगह पे। तो विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, देखो वही बात, चूजिंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कफोर्स अक्रॉस मल्टीपल फैक्ट्रीज और मल्टी प्लांट्स रेदर देन स्केल अप अ सिंगल प्लांट। यानी कि एक प्लांट में, एक तुमको फार्म में नहीं दिखेगा कि अधिक से अधिक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, तुमको दिखेगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सब अलग अलग कंपनी में, सेम कंपनी का जो अलग अलग जो यूनिट है, अलग अलग एरिया में उसको एम्प्लॉय किया गया है। इसलिए ताकि बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ सके ये लोग का। समझ में आ रहा है ना बात को? तो वही बोला कि हैविंग मल्टीपल प्लांट्स विद फीवर। देखो वही बात है, अधिक से अधिक प्लांट है आपके पास, अधिक से अधिक आपके पास है ना फार्म्स हैं, और उसमें देखो उसमें जाहिर सी बात है कम लोग हैं, फ्यूअर वर्कर्स है, फ्यूअर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है, तो जानते हो कि वॉइस नहीं उठ पाएगा, है ना, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल शॉक से, इकोनॉमिक शॉक से बचने के लिए फार्म सब ये सब कर रहे हैं, ताकि कोई तरह का विद्रोह ना हो जाए उस तरफ से। तो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन इज हाईली डिटरमेंटल टू द वेलफेयर ऑफ द वर्कफोर्स। सही बात है कि नहीं? इस तरह यदि बढ़ेगा, इस तरह यदि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर 20-22 साल में डबल हो रहा है, 20 से लेकर 40% हो रहा है ना, यदि मैं प्रिसाइजली कहूँ तो 21% से जो 41% हो रहा है, ये ठीक नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हैज़ बिकम ऑल परवेसिव। केवल प्राइवेट सेक्टर, बताओ प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल समझ में आता है वहाँ तो, बट बताओ पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है, जहाँ पे सरकार का पूरा पकड़ है, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस टाइप का होना चाहिए, जहाँ पे सरकार का इंश्योरेंस होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, वहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इससे दिखता है क्वालिटी ऑफ जॉब वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमको पब्लिक जॉब मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइज जॉब मिलना चाहिए, फॉर्मल जॉब मिलना चाहिए। अब बताओ फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल जॉब मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो क्वालिटी ऑफ जॉब है वो दिन प्रतिदिन डिट्रॉइट होते चला जा रहा है ना। तो ऑथर ने बहुत सुंदर तरीके से एक होप जताया है कि यदि मोदी जी जो 4 लेबर कोड्स लाए थे, यदि उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये जो कंडीशन है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स का, कि दिन प्रतिदिन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बढ़ते चला जाए, हो सकता है वो एड्रेस हो सके। तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि 4 जो लेबर कोड्स है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भारत में क्रिएट किया जा सके। वी रिक्वायर ए स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। बताओ देश को आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है, डेवलप कंट्री बनना है बाय 2047 तक। इस तरह तो नहीं बनेंगे हम लोग। यदि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बढ़ते चला जाएगा तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा? अब देखो तुम खुद सोचो ना, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर बढ़ रहा है तो कितना कमा रहा होगा, फिर घर में कैसे चलाएगा वो तो फिर बीपीएल कैटेगरी का आ जाएगा, बीपीएल कैटेगरी में चला जाएगा वो, तो उस देश का ही नुकसान होगा, वो विशेष साइकिल है, कंट्री का ही नुकसान होगा।
समझ गए? तो द नीड ऑफ द आवर क्या है कि 4 लेबर कोड्स को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए और अच्छे से स्टेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।